आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मेरे भाई क्या कहा इन्होंने, ना तो यहाँ देखो कुल नेट आवेशों की संख्या कितनी है, 0 है। अभिक्रिया से पहले कुल नेट आवेशों की संख्या कितनी है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे यूपी बोर्ड के भावी टॉपर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो मैं आपका विजय भैया और आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड का प्रवाह बैच। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि आज की क्लास ना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और रोमांचक होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आप सबको ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगा जो शायद अभी तक आप लोग नहीं जान पाए होंगे, है ना भाई। तो मैं क्लास को शुरू करने से पहले एक ही बात बोलूंगा भाई कि अगर आप लोग इसके पिछले वाले क्लास को नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा, ताकि आज की क्लास ना एकदम आपको अच्छे से समझ में आए, है ना भाई। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह है आवेश का संरक्षण नियम, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भाई। देखो भाई, इसके केवल हम लोग परिभाषा से बस मतलब नहीं रखेंगे, इसके पीछे का जो गहरा कॉन्सेप्ट है ना उसको भी हम लोग समझेंगे कि भाई आवेश का संरक्षण जो नियम है ये किसने दिया, ये नियम कहता क्या है। ये सारी चीजों को हम लोग एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। बस ध्यान से आप लोग देखिएगा भाई। देखो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि इस नियम को किसने दिया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन ने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भाई। हाँ भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही इस नियम को दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि अगर मान लो एक विलगित निकाय है, क्या है भाई, विलगित निकाय। हाँ भैया, विलगित निकाय क्या होता है भाई, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं आपको बताऊंगा एक एक चीजों के बारे में। ऐसा नहीं है ना भाई कि ये लोग परिभाषा ले लो, रट लो, काम खत्म। क्योंकि अपना काम क्या है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्टों को समझना है ना भाई। तो बिल्कुल रटने वाला काम यहाँ नहीं करना है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था कि मान लो कि हमारे पास कोई ये विलगित निकाय है। अब ये विलगित निकाय क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं, फिर इनके नियम को भी हम लोग जान जाएंगे, है ना भाई। देखो भाई, विलगित निकाय का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र, ठीक है ना, जिसमें हम ना तो द्रव्यमान को बाहर ले जा सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को हम अंदर ला सकते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसा क्षेत्र जहां हम द्रव्यमान को ना तो इस क्षेत्र के अंदर ला सके और ना ही हम द्रव्यमान को इस क्षेत्र के बाहर ले जा सके, और द्रव्यमान को फिर ऐसे ही ऊर्जा को भी अगर हम ऊर्जा के रूप में समझें, ठीक है ना, तो ऊर्जा को ना तो हम इस क्षेत्र के अंदर ला सकते हैं और ना ही हम इस क्षेत्र से बाहर ले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस क्षेत्र में हम ना तो द्रव्यमान को अंदर ले आ पाए और ना ही बाहर ले जा पाए, ऐसी ही ऊर्जा को भी हम उस क्षेत्र के अंदर ना ला पाए और ना ही बाहर लेकर जा पाए, तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, विलगित निकाय कहलाता है। समझ में आया। अगर आपसे कोई विलगित निकाय कहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कमरा, ऐसा यूं समझ लो कि ऐसा कमरा जिसमें से ना तो आपको बाहर ले जाया जा सकता है, ठीक है ना भाई, और ना ही बाहर से किसी को अंदर लाया जा सके। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल यही कहलाता है विलगित निकाय। और इस विलगित निकाय में इन्होंने कहा कि मान लो भाई NaCl है,
क्या भाई, NaCl। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि Na पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर माइनस चार्ज होता है, जो कि मैंने कल बताया था। कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई किसी के ऊपर प्लस आवेश किस तरीके से आते हैं और माइनस आवेश किस तरीके से आते हैं, है ना भाई। अगर आप लोगों का सपना है ना कि फिजिक्स में आपके 100 में 100 आए, तो उसके लिए आपको भाई रेगुलर आपको थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करना पड़ेगा, और फिजिक्स के जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझना पड़ेगा भाई। अगर आप फिजिक्स को एकदम आसान बनाना चाहते हो ना, तो फिजिक्स के बेसिक जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको समझना जरूरी है भाई, वो समझना पड़ेगा ही, है ना भाई। बिल्कुल, तो यही चीजें हैं, परिभाषा रटने पे नहीं, ज्यादा समझने पर ध्यान दो, और कुछ नहीं है। ठीक है, मान लो, चलो भाई मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट, बस ध्यान से देखो भाई, आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है, ये चीज ध्यान से देखना। देखो भाई, मान लो हमारे पास एक विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय में Na प्लस और Cl माइनस है, तो इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बना, NaCl बना। क्लियर है मेरे भाई, चलो ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट जानकारी क्या मिला उसको लिखते हैं, लिखेंगे घटना, फिर लिखेंगे अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया भाई अभिक्रिया से पूर्व, अभी बस ध्यान से देखते रहना, अभिक्रिया से पूर्व, उसके बाद अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया के बाद। पहला घटना क्या है, पहला घटना ये है कि कुल धन आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या पहला चीज है। दूसरा चीज है कुल ऋण आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या। फिर तीसरा है नेट आवेशों की संख्या, नेट आवेशों की संख्या। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं है भाई, ध्यान से देखना। देखो भाई, अभिक्रिया से पूर्व कुल धन आवेशों की कितनी संख्या है। अभिक्रिया, ध्यान, आप केमिस्ट्री तो पढ़े होंगे, कक्षा 10 तो पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना भाई। ये अभिक्रिया से पूर्व की घटना है और ये अभिक्रिया के बाद की घटना है ना मेरे भाई। बिल्कुल, तो अभिक्रिया से पूर्व आपको कितना प्लस दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे 1, है ना मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है। अभिक्रिया के पहले आपको कितना प्लस दिखाई दिया, 1, और अभिक्रिया के बाद आपको कितना प्लस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको अभिक्रिया के बाद कोई प्लस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना, तो आप लिख दो 0। ठीक है भाई, फिर कहेंगे कुल ऋण आवेशों की संख्या अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले आपको यहाँ कितना माइनस दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि 1, कितना दिखाई दे रहा है, 1, और ये प्लस का 1 है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। और मैं कहूं कि अभिक्रिया के बाद आपको कितना माइनस दिखाई दे रहा है, तो आप यहां पे कहोगे कि 0, यहां पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही अगर अब मैं कहूं कि नेट आवेशों की संख्या, अगर मैं इन दोनों आवेशों को जोड़ूं तो कुल कितना परिणामी आवेश आएगा ये बता दो। तो चलो जोड़ते हैं भाई, तो +1 प्लस किसको जोड़ना है, -1 को जोड़ना है भाई। चलिए जोड़ते हैं, तो देखो भाई +1 को 1 लिख सकते हैं, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, -1 बराबर का 0, और इन 0 को 0 में जोड़ेंगे तो भी 0। ठीक है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। अगर ऐसा नहीं जोड़ना है तो भाई 1 में से 1, जब 1 में से 1 तुम घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तुम 1 में -1 को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अब कहा कि भाई ध्यान से देखो,
हमने जो यहाँ विलगित निकाय लिया था, उस विलगित निकाय में ये जो NaCl अभिक्रिया किए हैं, ठीक है ना, और अभिक्रिया के बाद जो बने हैं, तो इस पूरी घटना से आपको क्या समझ में आया वो चीजें मैं आपको समझाता हूं भाई। हाँ, बेंजामिन ने कहा कि ये सारी घटना आपने देख लिया। हाँ, देख लिया भाई। तो इससे क्या पता चला? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा कि भाई इससे ये पता चला है कि हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मेरे भाई क्या कहा इन्होंने? ना तो यहाँ देखो कुल नेट आवेशों की संख्या कितनी है? 0 है। अभिक्रिया से पहले कुल नेट आवेशों की संख्या कितनी है? 0 है। और अभिक्रिया के बाद भी कुल नेट आवेशों की संख्या क्या है? 0 है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल व केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेज सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। और यही उन्होंने कहा, यही कहलाता है आवेश का संरक्षण नियम। तो भाई कहने को मैं परिभाषा तो आपको डायरेक्ट बता भी सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई आप केवल व केवल परिभाषा रट लो, क्योंकि आप कक्षा 12 पढ़ रहे हो भाई। कक्षा 10 नहीं है कि आपको परिभाषा दे दिया रट लो बात खत्म। नहीं भाई, आपको आगे चल करके बहुत कुछ करना है, तो भाई उसके लिए कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो वही चीज है। तो मैं एक बार शुरू से आपको बताऊं, देखो भाई, आवेश संरक्षण का नियम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया, ठीक है ना भाई। हाँ, इन्होंने क्या कहा था कि मान लो हमारे पास विलगित निकाय है। विलगित निकाय क्या था भाई? तो ऐसा क्षेत्र जिसमें हम ना तो द्रव्यमान को बाहर भेज सकते हैं और ना ही किसी बाहरी द्रव्यमान को अंदर ला सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही ऊर्जा के रूप में देखना, तो ऐसे ही ऊर्जा के रूप में भी कह सकते हो कि हम ऊर्जा को ना तो हम बाहर भेज सकते हैं और ना ही हम किसी बाहरी ऊर्जा को अंदर आने दे सकते हैं। ऐसा ही क्षेत्र क्या कहलाएगा? विलगित निकाय कहलाएगा। उसमें अगर ऐसा है तो इस घटना से ये हमें पता चलता है कि आवेश ना तो पैदा होता है और ना ही मरता है, खाली एक दूसरे में भेज सकते हैं। बस यही होता है आवेश का संरक्षण नियम। तो चलिए फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसके बाद हम इसके पूरी परिभाषा को अच्छे से लिखते हैं, ताकि आपका नोट्स जो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और बेहतर बन सके। चलिए ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर इरेज कर रहा हूं। अब उसके बाद मैं इसके डिफिनीशन को सबसे पहले लिखूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है भाई, तो यहां पर देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लिखेंगे विलगित निकाय। विलगित निकाय चलिए ठीक है, क्या होता भाई? तो लिखेंगे ऐसा क्षेत्र जिसमें द्रव्यमान को ना तो बाहर भेज सकते हैं और ना ही किसी बाहरी द्रव्यमान को उस क्षेत्र के अंदर या भीतर, है ना भाई, ला सकते हैं। ठीक है भाई। ऐसे ही ऊर्जा के रूप में भी कह सकते हो कि क्षेत्र कह सकते हो, ऐसा क्षेत्र जिसमें, दोनों सही है, दोनों में से कुछ भी आनो, जिसमें किसी ऊर्जा को ना तो उस क्षेत्र से बाहर भेज सकते हैं
भेज सकते हैं और ना ही किसी बाहरी ऊर्जा को अंदर ला सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है ना भाई, विलगित निकाय कहलाता है। ये बात पूरी समझ में आ गया भाई। सबसे पहले विलगित निकाय लिखना, विलगित निकाय लिखने के बाद आवेश का संरक्षण नियम लिखना मेरे भाई। ठीक है ना भाई, आवेश के संरक्षण नियम में लिखने के लिए सबसे पहले जो मैं टेबल आपके लिए बनवाया था ना भाई, टेबल बनाया था उसको लिखना। फिर उसके बाद जो अभी जस्ट मैं परिभाषा लिखूंगा आवेश संरक्षण का, उसको लिखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेने मेरे भाई। चलिए ठीक है, अब मैं इधर आता हूँ। चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करेंगे आवेश का संरक्षण नियम क्या है। ध्यान से दिखना भाई। हाँ, लिखेंगे आवेश को ऐसा लिखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ऐसा लिखिए। ऐसा लिखेंगे थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो भाई ये हुआ आवेश का संरक्षण नियम, कंप्लीट हुआ मेरे भाई। ठीक है ना मेरे भाई, तो बस यहां तक कंप्लीट हुआ। अब एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण, जो भी कह सकते हो हम। स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। अब ये तो पूरा हो गया। अब बात करेंगे आवेश का क्वांटमीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड एग्जाम पे, और इससे बहुत ज्यादा सवाल भी लगते हैं, है ना। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण है। क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण, जो भी है क्वांटीकरण मतलब क्या है भाई, ध्यान सुनना, ये ज्यादा कुछ है नहीं। देखो भाई, जब भी मैं आपसे क्या बोला था, मान लीजिए जब हम दो उदासीन पदार्थों को जब हम आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ये बात मैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूं। तो भाई जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, क्या मैंने कभी ये कहा था कि आधा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया, या 1.5 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया? ऐसा मैंने कभी बताया था क्या? नहीं मेरे भाई। जब भी हम दो उदासीन पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वह केवल एक निश्चित पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक निश्चित पूर्ण गुणज का मतलब क्या हुआ कि या तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन होगा भाई, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, या 5 इलेक्ट्रॉन, या 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से होते हैं भाई स्थानांतरित। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल। तो भाई मैंने क्या कहा, जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वह सदैव एक निश्चित पूर्ण गुणज के रूप में होता है, और यही क्या कहलाता है, क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण कहलाता है भाई। बस
हाँ बस बस, तो इसी को आप लिखेंगे, इसी को लिखेंगे कि आवेशों का स्थानांतरण, आवेशों का स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण एक निश्चित पूर्ण गुणज के रूप में होता है। निश्चित मान के, एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है मेरे भाई, ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, जहां Q बराबर NE फार्मूला है भाई, बिल्कुल। यहां Q क्या है? आवेश है, ठीक है। N क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल। उसके बाद E क्या है? तो E बराबर होता है भाई -1.6 गुणे 10 की घात -19 आवेश होता है भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये हुआ आवेश का क्वांटमीकरण, या ये चीजें भाई, जो कि आप यही कहोगे भाई, जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वह एक पूरी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक ही जाएगा, दो जाएगा तो दो ही जाएगा, तीन जा रहा है तो तीन जाएगा, चार जा रहा है तो चार ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1.5 गया, आधा गया, 2.5 गया, 2.25 गया, ये सब ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। वो हमेशा जब भी जाएंगे एक ग्रुप में, या 2 के, या 3 के, या 4 के, इस तरीके से जाते हैं ना भाई। और यही क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है भाई। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे अगला जो टॉपिक आएगा, विद्युत आवेश का मात्रक। जो हमारा आवेश है उसके कितने मात्रक होते हैं, कौन कौन से मात्रक हैं, ये सबको आपको पता होना चाहिए। तो हम यहां पर मैंने लिखा है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बता दिया है बहुत पहले ही, है ना मेरे भाई, बिल्कुल। दूसरा, आवेश का MKS पद्धति में, जो आपने कक्षा 11 में MKS, FPS, CGS पद्धति पढ़े थे ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है भाई। उस पद्धति में आवेश का मात्रक एम्पियर गुणे सेकंड होता है, ठीक है। और वहीं CGS पद्धति में बात करें तो CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है, और स्टेट कूलाम को ESU से प्रदर्शित करते हैं, जहां ESU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, जहां एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घात 9 ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होता है। क्लियर है मेरे भाई? फिर आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक जो होता है वो भी क्या होता है? कूलाम होता है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। और जहां विद्युत चुंबकीय मात्रक को हम लोग EMU से प्रदर्शित करते हैं, जहां E का मतलब होता है इलेक्ट्रो, M मतलब मैग्नेटिक, U मतलब यूनिट होता है भाई। क्लियर है ना? हाँ, तो यहाँ एक EMU बराबर 3 गुणे 10 की घात 10 EMU होता है। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल। फिर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है। फैरेड को F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F, जहां एक फैरेड बराबर इतना, कितना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 96,500 कूलाम होता है। तो ठीक है ना भाई, ये तो हमारे छोटे बड़े सारे मात्रक हो गए। अभी कुछ हमारे अत्यंत बहुत छोटे मात्रक हैं, उनको भी जान लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये चीजें लिखेंगे क्या? नोट्स तो बन जाएगा। 1 मिनट चाक ले लो भाई। चलिए ठीक है। आवेश के अन्य छोटे मात्रक हैं। छोटे मात्रक देखो भाई, आवेश के अन्य छोटे मात्रक 3 होते हैं। पहला माइक्रो कूलाम,
माइक्रो कूलाम को हम लोग म्यू सी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? म्यू। इसे हम कहते हैं म्यू, म्यू, ठीक ना भाई? म्यू कहते हैं माइक्रो कूलाम, जहां 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है मेरे भाई। दूसरा नैनो कूलाम, नैनो कूलाम, नैनो कूलाम को हम NC से लिखते हैं, NC, N मतलब नैनो होता है। ठीक है मेरे भाई। जहां 1 NC बराबर 10 की घात -9 कूलाम होता है। ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। कहाँ गया? चलो ठीक है। तीसरा पीको कूलाम, पीको कूलाम, पीको कूलाम, पीको कूलाम को हम लोग PC से प्रदर्शित करते हैं, PC, जहां 1 PC बराबर 10 की घात -12 कूलाम। तो ये हमारे छोटे अन्य मात्रक थे जो कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और न्यूमेरिकल के लिए तो खास करके इंपॉर्टेंट है भाई। और अगर मैं इसकी बीमा की बात करूं, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा, बीमा होता क्या भाई? m0 L0 T की पावर 1 और A की पावर 1। ठीक है, ये आवेश की बीमा हो गई। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से पूरा ये इतना टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, कवर होना चाहिए एकदम अच्छे से मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद हम लोग कल की क्लास में जो सीखेंगे वो काफी ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इसके अगला वाला जो टॉपिक आने वाला ना काफी ज्यादा बेहतरीन है भाई, उसको मिस मत कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।